हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 से। इस वीडियो में एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 16 अर्थात प्रकाश के बारे में हम विस्तार से और बारीकी से चर्चा करेंगे। पूरे अध्याय में दिए गए अलग अलग टॉपिक को हम बारीकी से समझेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन न हो। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। चारों ओर के रंग बिरंगे सुंदर संसार को हम नेत्रों की सहायता से देखते हैं। प्रकृति ने हमें दो नेत्र दिए हैं। इन्हीं नेत्रों की मदद से हम अपने चारों ओर के रंग बिरंगे सुंदर संसार को देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। हालांकि नेत्र वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, परंतु अगर प्रकाश उपस्थित न हो तो हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का विशेष महत्व है। इस प्रकार प्रकाश के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जब तक प्रकाश नहीं हो तो हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। हमारे लिए पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अगर आप प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रकाश के परावर्तन को समझना होगा। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? अब हम कल्पना करते हैं कि एक चमकीला सतह है। यह चमकीला सतह एक दर्पण भी हो सकता है। जब प्रकाश की एक किरण को इस सतह पर हम डालते हैं, यह प्रकाश की किरण का स्रोत कुछ भी हो सकता है। यह स्रोत सूर्य की किरण भी हो सकती है या फिर किसी टॉर्च की किरण भी हो सकती है। जब किसी चमकीले सतह या फिर किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि प्रकाश की यह किरण टकराने के बाद वापस पीछे मुड़ जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। प्रकाश की जो किरण आ रही है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण वापस पीछे की ओर चल जाती है, इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। अब सतह के जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आकर टकराती है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। अब पूरे प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर टकराती है तो यह टकराने के बाद वापस पीछे मुड़ जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का किसी चमकीले सतह पर टकराना और टकराने के बाद वापस पीछे मुड़ जाना, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर टकराकर वापस पीछे मुड़ जाती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम समझेंगे परावर्तन के नियम क्या हैं। जब कभी भी और जहां कहीं भी प्रकाश का परावर्तन हो तो इसमें कुछ नियमों का पालन होता है। इन्हीं सभी नियमों को परावर्तन के नियम कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए वापस हम उसी डायग्राम पर आएंगे जिस डायग्राम के जरिए हमने प्रकाश के परावर्तन को समझा था। आप देख सकते हैं, इस चित्र में दिखाया गया है कि प्रकाश की एक किरण किसी सतह पर आकर टकराती है और ये वापस परावर्तित हो जाती है। जिस बिंदु पर यह किरण टकराती है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। अब हम परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिसे I द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अभिलंब परावर्तित किरण के साथ भी एक कोण बनाती है जिसे कहा जाता है परावर्तन कोण, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। आप जान लें कि परावर्तन के दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम यह है कि आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा, यानी I = R। यह है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश के
परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम ये बताता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों रेखा एक ही तल में होगी, एक ही समतल में होगी। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम है कि I और R यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होगा। दूसरा नियम है कि तीनों रेखा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों रेखा एक ही समतल में होंगी। तो हम लिख सकते हैं परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। सबसे पहले तो हमें समझना होगा समतल दर्पण होता क्या है। हम अपने घरों में आमतौर पर अपना चेहरा देखने के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस संबंध में हमें कुछ खास बातों का चर्चा करना है। हम कल्पना करते हैं कि एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है। यह वस्तु एक व्यक्ति भी हो सकता है। जब किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु या व्यक्ति को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बनता है। इस संबंध में हमें कुछ खास बातों का चर्चा करना है। पहली बात तो यह है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसका सिर ऊपर की ओर और पैर नीचे की ओर है। इस व्यक्ति का प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनता है। जो प्रतिबिंब है उसका सिर ऊपर की ओर और पैर नीचे की ओर है, यानी प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता तो ऐसा होता कि सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह पहली बात रहा। दूसरी बात क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब और वस्तु का आकार एक न होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब है। अगर वस्तु का आकार छोटा है तो प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। अगर वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब भी बड़ी होगी। ये दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट ये है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी है समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही है। यानी दर्पण और वस्तु की दूरी जितनी होगी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी भी उतनी ही होगी। अगर वस्तु दर्पण के करीब हो तो प्रतिबिंब भी दर्पण के करीब होगा, और अगर वस्तु दर्पण से दूर हो तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर ही होगा। ये तीसरी पॉइंट है। चौथी पॉइंट ये है कि जो प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि मेरे जैसा ही कोई एक वस्तु या व्यक्ति है जो दर्पण के पीछे है, और इससे हम प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को अगर हम चाहें कि किसी पर्दे पर या किसी दीवार पर उतारें तो उसको हम उतार नहीं सकते, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की कुछ खास बातों का हमने चर्चा किया। पहला पॉइंट है प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसका क्या मतलब? जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है
उसमें वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इसके मतलब को समझने के लिए आपको एक छोटी सी क्रियाकलाप करना होगा। आपको एक बड़े से समतल दर्पण के सामने खड़ा होना है। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उसमें आपको कुछ खास बातें दिखाई देगी। अगर आपने अपने बाएं हाथ में घड़ी पहन रखा है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण के पीछे जो आपका प्रतिबिंब है वह घड़ी बाएं हाथ में नहीं बल्कि दाएं हाथ में पहना है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वह ऐसा बनता है कि हमारे बाएं भाग का प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है और दाएं भाग का प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है। तो इस प्रकार की घटना समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के साथ होता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नियमित तथा विसरित परावर्तन। क्या है नियमित परावर्तन और क्या है विसरित परावर्तन, इसको हम चित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि एक चिकना पृष्ठ है और एक खुरदरा पृष्ठ है। दोनों ही पृष्ठ चमकीला है। अब हम क्या करेंगे कि चिकने पृष्ठ पर समानांतर प्रकाश की किरणों को डालेंगे। तो जब हम किसी चिकने पृष्ठ पर समानांतर प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो क्या होता है, और जब हम किसी खुरदरा पृष्ठ पर समानांतर प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जब किसी चिकने पृष्ठ पर समानांतर प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात ये सभी किरणें परावर्तित हो जाती हैं और परावर्तित किरणें एक दूसरे के साथ समानांतर होती हैं। परंतु खुरदरा पृष्ठ के साथ ऐसा नहीं होता है। जब समानांतर प्रकाश की किरणें खुरदरा पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद जितनी सारी किरणें हैं जो परावर्तित हुई हैं ये सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पृष्ठ जो है ये चिकना पृष्ठ नहीं है, ये एक खुरदरा पृष्ठ है। तो पहला जो उदाहरण है चिकना पृष्ठ का, ये है नियमित परावर्तन का उदाहरण, और खुरदरा पृष्ठ के द्वारा जो परावर्तन होता है इसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। तो ये अंतर है नियमित परावर्तन का और विसरित परावर्तन के मध्य। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके मन में उठ सकता है, वह ये है कि क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि परावर्तन के नियम का पालन हर जगह हर समय होता है, चाहे वह परावर्तन नियमित परावर्तन हो या विसरित परावर्तन हो। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विसरित परावर्तन में भी प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम का पालन होता है, लेकिन इसमें परावर्तित किरण एक दूसरे से समानांतर नहीं होती हैं। इसका कारण यह है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब की जो दिशा है वह अलग अलग होती है, क्योंकि पृष्ठ खुरदरा है। यानी परावर्तन के नियम का पालन दोनों प्रकार के परावर्तन में होता है, चाहे वह नियमित परावर्तन हो या विसरित परावर्तन हो। तो हम लिख सकते हैं चिकने पृष्ठ अर्थात दर्पण से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें परावर्तन के पश्चात किरणें समानांतर होती हैं। खुरदरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इसमें परावर्तन के पश्चात किरणें समानांतर नहीं रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आइए समझते हैं कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। इन सभी वस्तुओं को प्रकाश की उपस्थिति में हम देख पाते हैं। हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे सामने एक वस्तु है। अब इस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामने होती हैं उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए इन सभी वस्तुओं को हम तभी देख पाते हैं जब उस स्थान पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश हो। यानी प्रकाश की उपस्थिति से ही हम बहुत से वस्तुओं को देख पाते हैं।
ऐसे ही एक वस्तु की हम कल्पना करते हैं जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। इस वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब हमारे आमने सामने के वातावरण में प्रकाश हो। अब हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, चाहे वह सूर्य की रोशनी हो या ट्यूबलाइट हो या किसी भी प्रकाश की स्रोत से, जब प्रकाश की किरणें आती हैं और वस्तु पर टकराती हैं तो ये किरणें वस्तु की सतह से परावर्तित होती हैं और हमारी नेत्रों में पहुंचती हैं। और जब ये प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में पहुंचती हैं तब हम इस वस्तु की उपस्थिति को देख सकते हैं। यानी अधिकांश वस्तुएं जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है वे किसी दूसरे स्रोत से आपतित प्रकाश को परावर्तित करती हैं और हमारे नेत्रों में पहुंचाती हैं, तब जाकर ऐसे वस्तु को हम देख पाते हैं। अगले प्रकार का एक वस्तु हम उदाहरण लेते हैं जिसका अपना प्रकाश है, जैसे कि मोमबत्ती, सूर्य, ट्यूबलाइट इत्यादि। ऐसे वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है, वैसे वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं और वे प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में आती हैं, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रथम प्रकार का वस्तु जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ऐसे वस्तु को प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। जबकि ऐसे वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है वैसे वस्तु को दीप्त पिंड कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं वे वस्तुएं जो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं प्रदीप्त पिंड कहलाती हैं। जैसे कि हमारे चारों ओर की अधिकतर वस्तुएं जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट इत्यादि। अब हम आगे बढ़ते हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। जब किसी सतह से प्रकाश का एक बार परावर्तन होता है, इसके बाद परावर्तित किरण का पुनः परावर्तन भी हो सकता है। इसको एक उदाहरण के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। केश प्रसाधक अर्थात सैलून में अक्सर आपके पीछे भी एक दर्पण रखा जाता है। आपने देखा होगा कि सैलून में आपके सिर के पीछे भी एक दर्पण रखा जाता है। इससे क्या होता है कि आप अपने पिछले हिस्से को देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे काटे गए। इसमें क्या होता है कि परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन होता है। पहला परावर्तन पीछे वाली दर्पण से होती है और दूसरा परावर्तन आगे वाली दर्पण से होता है। तो हम लिख सकते हैं इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख सकते। प्रकाश के पुनः परावर्तन का यह एक उदाहरण है। अगला उदाहरण है बहुप्रतिबिंब। प्रकाश के पुनः परावर्तन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बहुप्रतिबिंब। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण बनाते हुए चित्र के भांति रखा जाता है। आप कल्पना करें कि दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के समकोण बनाते हुए रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दर्पणों के मध्य एक सिक्का रखने पर हमें सिक्के के बहुप्रतिबिंब नजर आते हैं। जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के मध्य एक समकोण बनाते हुए रखा जाता है और इन दोनों दर्पणों के मध्य एक सिक्का को रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो इस सिक्के के बहुत सारे प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। यह उदाहरण है बहुप्रतिबिंब का। बहुप्रतिबिंब बनता है प्रकाश के पुनः परावर्तन के कारण, यानी प्रकाश का एक से अधिक बार परावर्तन होने के कारण वस्तु का बहुप्रतिबिंब बनता है। पुनः परावर्तन का अगला उदाहरण है बहुमूर्तिदर्शी, जिसे कलाइडोस्कोप भी कहा जाता है। तीन कांच के प्लेटों को एक प्रिज्म की आकृति में जोड़कर यह यंत्र बनाया जाता है। इस यंत्र के अंदर कोई वस्तु को रखने पर इसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं सूर्य के प्रकाश पर। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? श्वेत होता है या रंगीन होता है? सूर्य का प्रकाश हमें श्वेत प्रकाश नजर आता है।
परंतु वास्तव में यह विभिन्न रंगों के प्रकाश का मिश्रण है। अगर आप देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश आपको श्वेत प्रकाश के रूप में नजर आएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का मिश्रण है और कई सारे रंगों के प्रकाश के मिश्रण होने के कारण ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। आप प्रयोगशाला में देख सकते हैं कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। अब आइए इस हम चित्र के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में एक प्रिज्म को दिखाया गया है। प्रिज्म सामान्य रूप से कांच का होता है जो त्रिभुज के आकार का होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश विभिन्न प्रकार के रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाते हैं और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जो कि सूर्य से निकलती प्रकाश होती है, ये कई सारे रंगों के मिश्रण होते हैं। इसी प्रयोग से हमें पता चलता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये कई सारे रंगों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार की घटना जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाए, इस प्रकार की परिघटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। अगला उदाहरण है इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष आमतौर पर बरसात के दिनों में सूर्य के विपरीत दिशा में हमें दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश की एक लंबी सी बैंड होती है जिसमें कई सारे रंगे हमें दिखाई देती हैं। इस संरचना को, इस चित्र को हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। इंद्रधनुष ये हमें बताती है कि सूर्य के प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है, क्योंकि जब वायु में मौजूद जल के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण प्रकाश का विक्षेपण होता है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब आइए हम देखते हैं हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। नेत्र हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति ने हमें दो नेत्र दिए हैं। ये नेत्र हमारे लिए वरदान है। इन्हीं नेत्रों के जरिए हम अपने चारों ओर की रंग बिरंगी संसार को देख पाते हैं। नेत्र की आंतरिक संरचना की अगर बात की जाए तो हमारे नेत्र एक गोलाकार अंग है। इसमें एक लेंस पाई जाती है और इस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पर बनता है और हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, परंतु सिर्फ नेत्र का होना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यानी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नेत्र का जो अगला हिस्सा है, जो अग्रभाग है, ये पारदर्शी होता है और इसी पारदर्शी भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नेत्र का जो अग्रभाग है, जो अगला हिस्सा है, ये थोड़ी फूली हुई होती है और ये पारदर्शी होता है, जिससे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से होकर ही गुजरती है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है जिससे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। किसी भी नेत्र में कॉर्निया के पीछे एक पेशीय संरचना होती है जो गहरे रंग की होती है। इस संरचना को परितारिका या इंग्लिश में आइरिस कहा जा सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कॉर्निया के पीछे एक पेशीय संरचना होती है और इसी संरचना को परितारिका या फिर आइरिस कहा जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परितारिका नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती हैं। जब हम बात करते हैं किसी खास व्यक्ति की नेत्र हरे रंग की है या फिर नीले रंग की है, तो हम बात करते हैं उसकी परितारिका की। यानी नेत्र का जो रंग होता है वह निर्भर करता है परितारिका के रंग पर, यानी आइरिस के रंग पर। किसी नेत्र की परितारिका की जो रंग होगी, हमें नेत्र की वही रंग दिखाई देती है। अगर आप बात करते हैं कि किसी खास व्यक्ति की नेत्र हरे रंग की है या फिर नीले रंग की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के नेत्र की परितारिका हरे रंग की या फिर नीले रंग की है। अर्थात परितारिका नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है। परितारिका यानी आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिससे पुतली कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि परितारिका के मध्य बीचों बीच एक छोटा सा द्वार होता है। इस द्वार को पुतली कहा जाता है। प्रकाश इसी द्वार के जरिए नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। पुतली का साइज क्या होगा, ये परितारिका नियंत्रित करती है। यानी परितारिका जब फैलती है तो पुतली का साइज कम होता है, और जब परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली का साइज अधिक होता है। यानी परितारिका जो है इस बात का नियंत्रण करती है कि नेत्र के अंदर कितनी मात्रा में प्रकाश की किरणों को प्रवेश दिया जाए। अर्थात परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पुतली के जस्ट पीछे एक नेत्र लेंस है। यह लेंस केंद्र पर मोटा और किनारे पतला है। इस चित्र में नेत्र लेंस को दिखाया गया है। पुतली के पीछे एक मोटा सा नेत्र लेंस होता है। यह नेत्र लेंस बीच में मोटा और किनारे पतला होता है। यह नेत्र लेंस प्रतिबिंब के बनाने में सहायक होती है। इसी नेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पर बनता है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। इस चित्र में रेटिना को दिखाया गया है। जब प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से गुजरती है तो यह नेत्र लेंस प्रकाश की किरणों को नेत्र के पिछले हिस्से में एक परत पर फोकसित करती है। इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। हमारे नेत्र की रेटिना में विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। नेत्र की रेटिना जो अनुभव करती है उस अनुभव को दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। हमारे नेत्र की रेटिना में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। यानी दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हमारे नेत्र की रेटिना में उपस्थित होती हैं। एक प्रकार की कोशिका का नाम है शंकु कोशिका। ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। हमारे नेत्र में उपस्थित शंकु कोशिका ये तब कार्य करती हैं जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। यानी तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में शंकु कोशिका सुग्राही होती हैं। ये रंगों अर्थात वर्णों की सूचनाएं भी भेजती हैं। हम अपने चारों ओर रंगों को देख पाते हैं, वर्णों को देख पाते हैं। इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है शंकु कोशिका को, क्योंकि शंकु कोशिका वर्णों या रंगों की सूचना प्राप्त करती है। अगले प्रकार का तंत्रिका कोशिका जो हमारे नेत्र की रेटिना में होती हैं उसका नाम है शलाका कोशिका। ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जब हमारे वातावरण में प्रकाश की तीव्रता बहुत ही कम होती है, जैसे रात के समय या सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद जब प्रकाश की तीव्रता बहुत ही कम होती है, वैसे स्थिति में हमारे नेत्र के रेटिना में उपस्थित शलाका कोशिका कार्य करती हैं। अर्थात
शलाका कोशिका मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। दीर्घ तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती और इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। हमारे नेत्र की रेटिना में अनेक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, परंतु हमारे रेटिना के एक स्थान ऐसा है जहां कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है और यह स्थान वह स्थान है जहां दीर्घ तंत्रिका और रेटिना की संधि होती है। इस स्थान को, इस बिंदु को आंख का अंध बिंदु कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि हमारे नेत्र की रेटिना में एक ऐसा स्थान है जो स्थान दीर्घ तंत्रिका और रेटिना को आपस में जोड़ती है। यह स्थान में कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है और इस स्थान को आंख का अंध बिंदु कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। हमारे नेत्र के लिए वरदान है हमारी पलकें। पलकों की उपस्थिति के कारण बाहरी वस्तुएं हमारे नेत्र में प्रवेश नहीं करती हैं और इस प्रकार नेत्र सुरक्षित रहता है। हमारे नेत्रों की कार्यप्रणाली अद्भुत है। सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। प्रकृति ने हमारे नेत्र का कार्यप्रणाली ऐसे बनाया है कि हम विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारी नेत्र सामने की वस्तुओं को भी देख सकती हैं और दूर की वस्तुओं को भी देख सकती हैं। इस प्रकार हमारे नेत्र में वह क्षमता है कि हम विभिन्न प्रकार की दूरियों पर रखे वस्तुओं पर हम अपना फोकस कर सकते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक विशेषता हमारे नेत्र के ये है कि अगर कोई वस्तु हमारे नेत्र के बहुत ही करीब हो तो ऐसे वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। यानी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उस वस्तु और नेत्र के मध्य जो दूरी होगी वह या तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगी। अब अगला टॉपिक है नेत्रों की देखभाल। हम नेत्रों की देखभाल कैसे करें? नेत्र संबंधी कोई समस्या हो तो नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक है, इससे बचें। हमें बहुत अधिक प्रकाश से भी बचना है और बहुत कम प्रकाश से भी बचना है, क्योंकि बहुत अधिक प्रकाश या फिर बहुत कम प्रकाश में पढ़ना लिखना ये हमारे नेत्रों के लिए हानिकारक है। यानी हमें उपयुक्त प्रकाश में ही काम करना चाहिए। सूर्य या किसी अत्यधिक तीव्र प्रकाश को सीधे न देखें। नेत्रों में धूल के कण गिर जाएं तो न रगड़ें बल्कि स्वच्छ जल से धोएं। साथ ही साथ आहार में विटामिन ए की कमी से अनेक नेत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ लेते रहें, जैसे कि कच्ची गाजर, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल जैसे कि आम, पपीता इत्यादि, अंडे, हरी सब्जियां जैसे पालक इत्यादि का सेवन हमें नियमित रूप से करते रहना चाहिए। साथ ही साथ पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ें। अगर हम अपने पठन सामग्री को नेत्र के बहुत ही नजदीक या बहुत ही दूर पर रखकर पढ़ते हैं तो ये हमारे नेत्रों के लिए हानिकारक हैं। यानी हमें अपने पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी जैसे कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ही पढ़ना चाहिए। इसमें नेत्रों पर दबाव कम पड़ता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जैसे उपकरणों को अधिक समय तक लगातार इस्तेमाल करने से बचें। अब अगला टॉपिक है ब्रेल। ब्रेल पद्धति क्या है? चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग अंधे होते हैं पूर्ण रूप से, जबकि कुछ लोग आंशिक रूप से अंधे होते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए एक विशेष लिपि का विकास किया गया है जिससे ब्रेल कहा जाता है। लुई ब्रेल, जो स्वयं एक चाक्षुष विकृत व्यक्ति थे, ने चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की।
लुई ब्रेल स्वयं एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे। इन्होंने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति का विकास किया जिससे ब्रेल पद्धति कहा जाता है। ब्रेल पद्धति की मदद से अंधे व्यक्ति आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्ति इससे छूकर आसानी से पहचान सकते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है ताकि व्यक्ति आसानी से पता लगा सके कि इस शीट पर क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे चैप्टर को विस्तार से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।